50 years after अशोका, अशोक के बाद 50 सालों तक वीक सक्सेसर कंटिन्यूड टू रूल। अशोक के बाद 50 सालों तक कैसे शासक होते रहे? कमजोर शासक, कमजोर उत्तराधिकारी होते रहे। आफ्टर अशोका, कुणाल बिकम द किंग हु हैज़ बीन कॉल्ड धर्म विवर्धन इन दिव्यावदान। अशोक के बाद कौन राजा बना? कुणाल, जिसको दिव्यावदान के अनुसार धर्म विवर्धन भी कहा जाता है या दिव्यावदान में धर्म विवर्धन कहा गया है। अकॉर्डिंग टू राजतरंगिणी, जालोक वाज अ रूलर ऑफ कश्मीर एट दैट टाइम। राजतरंगिणी के अनुसार उस समय जालोक कश्मीर का राजा हुआ करता था। अकॉर्डिंग टू तारानाथ, अशोकाज सन वीरसेन। तारानाथ के अनुसार एक अशोक का पुत्र हुआ है जिसका नाम है वीरसेन, हैड बिकम इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ गंधार। वो गांधार का स्वतंत्र शासक बना, स्वतंत्र राजा बना। एज कुणाल वाज ब्लाइंड, जैसे कि कुणाल अंधा था। मगध एडमिनिस्ट्रेशन वाज इन हैंड्स ऑफ हिज सन संप्रति। तो मगध का जो शासन है, मगध की बागडोर है, किसके हाथों में थी? कौन देखता था? कुणाल का पुत्र संप्रति। कुणाल सन दशरथ आल्सो रूल्ड ओवर मगध। कुणाल का एक पुत्र हुआ है दशरथ, उसने भी मगध पे शासन किया है। कुणाल सन दशरथ आल्सो रूल्ड ओवर मगध। ही हैड गिवन द नागार्जुना केव्स टू आजीविकास एंड चैरिटी। और उसने जो नागार्जुन की गुफाएं थी, नागार्जुन की केव थी, उसने उनको किसको दे दिया था? आजीविकास को दे दिया था, इन चैरिटी, दान में। बृहद्रथ वाज द लास्ट मौर्यन रूलर। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ। ओके, हिज ब्राह्मण मिनिस्टर पुष्यमित्र शुंगा। उसका एक पंडित मिनिस्टर हुआ करता था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। ही assassinated him and founded the शुंगा डायनेस्टी। पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर दी और शुंग डायनेस्टी की स्थापना की। मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन, इनके समय में प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी? A centralized government system was established for the first time in India during Mauryan period। मौर्य काल के दौरान ही भारत में पहली बार सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट, केंद्रीकृत शासन, इसकी स्थापना की गई मौर्य साम्राज्य में फर्स्ट टाइम। डिस्पाइट सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ किंग, यद्यपि सत्ता किसके पास होती थी? राजा के पास। मीन्स जो पावर होती थी वो किसके पास होती थी? राजा के पास। ही वॉज नॉट ऑटोक्रेटिक, फिर भी वो निरंकुश नहीं होता था। कौटिल्य हैज डिस्क्राइब्ड 7 कंपोनेंट्स ऑफ द स्टेट। कौटिल्य ने राज्य के 7 कंपोनेंट्स बताए हैं। कौन कौन से? राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोशा, सेना एंड मित्र। द किंग यूज्ड टू अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर एंड प्रीस्ट। राजा किनकी नियुक्ति करता था? चीफ मिनिस्टर एंड प्रीस्ट, मुख्यमंत्री और पुरोहित, पुजारी की। आफ्टर ड्यूली चेकिंग, और मुख्यमंत्री पुजारी की नियुक्त करने के लिए क्या करता था? वो उनकी चेकिंग करता था। ड्यूली चेकिंग दियर कैरेक्टर्स, उनका चरित्र कैसा है, उनकी आदतें कैसी हैं, इस परीक्षण के बाद ही उनको चेक करके मुख्यमंत्री या पुजारी बनाया जाता था। दिस प्रोसेस वॉज नोन एज उपाध परीक्षण। इस प्रक्रिया को उपाध परीक्षण कहा जाता था। These people used to be dignified members of the Council of Minister। और जो मंत्रिमंडल होता था इसके ये सम्मानीय सदस्य हुआ करते थे। अपार्ट फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अलावा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के अलावा, देयर वाज आल्सो परिषा मंत्रिणा,
विच वॉज आल्सो फॉर्मर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो काउंसिल और मिनिस्टर के अलावा क्या होता था, परिषा मंत्रिणा होता था, जो एक प्रकार का क्या था, मंत्रि परिषद था। काउंसिल मिनिस्टर हुआ करता था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हुआ करता था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। 18 डिपार्टमेंट्स कॉल्ड तीर्थ, 18 विभाग थे, 18 विभागों का उल्लेख किया गया है 18 डिपार्टमेंट्स का, और जिनको क्या कहा जाता था, कॉल्ड तीर्थ हैव बीन मेंशन्ड इन अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में इनको मेंशन किया गया है, इनका उल्लेख किया गया है। द प्रेसिडेंट ऑफ दीज तीर्थार इज नोन एज महामत्य, और इन तीर्थों का जो प्रेसिडेंट हुआ करता था, ठीक है, इन डिपार्टमेंट्स का, उसको महामत्य कहते थे। मिनिस्टर मंत्री, प्रीस्ट पुरोहित, कमांडर सेनापति एंड प्रिंस युवराज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट तीर्थाज। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थाज हुआ करते थे। नेक्स्ट वन इज समहर्ता। हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी वॉज टू कलेक्ट रेवेन्यू। समहर्ता की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी, रेवेन्यू को कलेक्ट करना, कीप रिकॉर्ड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर, आय और व्यय का रिकॉर्ड रखना, एंड प्रिपेयर द एनुअल बजट, और वार्षिक बजट को तैयार करना। ये काम होता था समहर्ता का। नेक्स्ट वन इज सन्निधाता, जिसको ट्रीजर या खजांची भी कहते हैं। ही वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग ट्रेजरीज एंड ग्रेनरीज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द किंगडम। जो सन्नी धाता होता था, उसका कार्य क्या होता था, साम्राज्य के अलग अलग भागों में कोषगृह, ट्रेजरीज एंड ग्रेनरीज, भंडार गृह अनाज के, उनका निर्माण कराना। 26 डिपार्टमेंट हेड हैव बीन मेंशन्ड इन अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में ऐसे 26 विभाग या उनके जो विभागाध्यक्ष होते हैं, उनका उल्लेख किया गया है। डिपार्टमेंट हेड्स, विभागाध्यक्ष, विच इंक्लूड कोषाध्यक्ष, जिसको ट्रेजर कहते हैं, सिताध्यक्ष, जिसको एग्रीकल्चर, एंड पांड्याध्यक्ष, जिसको ट्रेड, सूत्राध्यक्ष, टेलरिंग एंड वीविंग, लूनाध्यक्ष, जिसको स्लॉटर हाउस, विविधाध्यक्ष, जिसको पॉस्चर लैंड कहते हैं, लक्षाध्यक्ष, इशूइंग करेंसी, मुद्राध्यक्ष, पौतवाध्यक्ष, बंधन गृहाध्यक्ष, अद्विका, हेड ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ये कौन होता था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मुखिया, ईटीसी। ये सारे मुख्य डिपार्टमेंट्स बताए गए हैं अर्थशास्त्र में। युक्ताज एंड उपयोक्ताज वर लोअर लेवल एम्प्लाई। और कौन हुआ करते थे, युक्ताज हुआ करते थे और उपायुक्ताज हुआ करते थे। ये कौन होते थे, लोअर लेवल एम्प्लॉइज हुआ करते थे। अंडर द कंट्रोल ऑफ महामत्याज एंड हेड्स। और ये जो उपायुक्त और युक्ताज, ये वर्क करते थे किसके अंडर में, अंडर द महामत्याज एंड हेड्स, महामत्य और उनके जो मुख्य होते थे उनके अंडर में। देन आता है, ये हमने पढ़ लिया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम पढ़ते हैं प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रांतीय प्रशासन। इन अशोकाज राइन, अशोक के शासन के दौरान 5 प्रोविंसेस, हाउ मेनी, 5। तो अशोक के शासन के दौरान मगध में 5 प्रांतीय एडमिनिस्ट्रेशन बताए गए हैं। दीज इंक्लूड, इसमें कौन कौन शामिल थे, उत्तर पथ, तक्षशिला, अवंती राष्ट्र, उज्जैनी, कलिंग, ओशली, दक्षिण पथ, सुवर्णगिरी एंड मध्य प्रदेश, जिसको पाटलिपुत्र कहा जाता था उस समय। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वाज एडमिनिस्टर्ड बाय रॉयल ऑफिसर्स नेम्ड। जो प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था है वो किसके नाम से की जाती थी, रॉयल ऑफिसर्स नेम्ड कुमार और आर्यपुत्र। ठीक है, प्रांतों का जो शासन है वो राजवंशीय रॉयल ऑफिसर्स नाम से किया जाता था, और ये कौन सी पोस्ट होती थी, कुमार या आर्यपुत्र। द प्रोविंस वर डिवाइडेड
इनटू विषया, और जो प्रोविंस प्रांत होते थे वो किस में बटे होते थे? विषया में, विच यूज टू बी अंडर द कंट्रोल विषयपति, और जिसके ऊपर किसका नियंत्रण होता था? विषयपति का। स्थानिक वॉज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, स्थानीय प्रशासनिक मुखिया होता था उस जिले का। एंड ही यूज टू बी अंडर द कंट्रोल ऑफ समहर्ता, और वो किसके नियंत्रण में रहता था? समहर्ता के नियंत्रण में। गोपा यूज टू बी द स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, जो गोप था ये प्रशासनिक सेवा की सबसे छोटी इकाई थी, स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। एंड ही यूज टू बी हैंडल द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ 10 विलेजेस, और इसके अंडर में, गोप के अंडर में कितने गांव की प्रशासनिक व्यवस्था हुआ करती थी? एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ऑफ 10 विलेजेस। एन ऑफिसर कॉल्ड प्रदेशत्री, एक अधिकारी हुआ करता था जिसको प्रदेशत्री कहा जाता था। यूज टू बी फंक्शन अंडर समहर्ता, ये भी किसके अंडर में वर्क करता था? समहर्ता के। एंड यूज टू मॉनिटर द वर्किंग ऑफ स्थानिक गोपाज एंड विलेज ऑफिसर, और किनके कार्यों की समीक्षा करता था? वर्किंग ऑफ स्थानिक गोपाज एंड विलेज ऑफिसर्स। सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, शहर का प्रशासन कैसा था? अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज के अनुसार सिटी एडमिनिस्ट्रेशन वाज हैंडल्ड बाई काउंसिल ऑफ 30 मेंबर्स, एक काउंसिल हुआ करती थी जिसमें कितने सदस्य होते थे? 30, उनके द्वारा हैंडल की जाती थी। एंड हु वर डिवाइडेड इनटू 6 कमेटीज, और इन 30 मेंबर्स की काउंसिल को 6 कमेटीज में बांटा गया था, 6 समितियों में बांटा गया। विद 5 मेंबर्स इन ईच कमेटी, और प्रत्येक समिति में, प्रत्येक कमेटी में कितने सदस्य रखे गए? 5। द फर्स्ट कमेटी वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग इंडस्ट्री एंड आर्टिस्टिक एक्टिविटी, जो पहली कमेटी थी, फर्स्ट कमेटी, उसकी जिम्मेदारी क्या थी? इंडस्ट्री एंड आर्टिस्टिक एक्टिविटी की मॉनिटरिंग करना, उनकी देखरेख करना। एंड सेकेंड कमेटी लुक्ड आफ्टर फॉरेनर्स, दूसरी कमेटी जो विदेशी मैटर्स होते हैं, विदेशी होते हैं, उनकी मॉनिटरिंग करती थी। थर्ड कमेटी केप्ट रिकॉर्ड ऑफ बर्थ एंड डेथ, जो तीसरी कमेटी थी वो जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड रखती थी। द फोर्थ वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स, जो चौथी थी वो काहे के लिए? व्यापार, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए मॉनिटरिंग करती थी। एंड द फिफ्थ कमेटी यूज टू मॉनिटर सेल मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, जो पांचवी कमेटी थी वो काहे की वर्क करती थी? सेल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड, जो भी सामान बना है उसकी सेल की मॉनिटरिंग करती थी। ठीक है। द सिक्स्थ कमेटी वुड कलेक्ट 1/10 ऑफ द सेल इन द फॉर्म ऑफ सेल्स टैक्स, और जो छठी कमेटी हुआ करती थी उसका वर्क क्या था? जो भी मूल्य, विक्रय मूल्य होता था, ठीक है, उसका कौन सा हिस्सा? 10th पार्ट, 1/10 पार्ट जो विक्रय होता था उससे वसूलती थी। मिलिट्री सिस्टम, फॉर ऑर्गेनाइजिंग द मिलिट्री देयर वॉज अ सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट विच वॉज डिवाइडेड इनटू 6 कमेटीज। मिलिट्री को व्यवस्थित करने के लिए, उसके संगठन को बनाए रखने के लिए यहाँ अलग से सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट था, विच वॉज डिवाइडेड इनटू 6 कमेटीज, और जो कितनी समितियों में बैठा था? कितनी कमेटीज में? 6 कमेटीज में, कॉन्सिस्टिंग ऑफ 5 मेंबर्स इन ईच कमेटी, और प्रत्येक कमेटी में कितने सदस्य थे? 5 मेंबर्स। दिस कमेटी यूज टू लुक आफ्टर 5 डिपार्टमेंट्स ऑफ द आर्मी, और ये कमेटी क्या करती थी? आर्मी के जो 5 डिपार्टमेंट्स थे उनकी देखरेख करती थी, विच इंक्लूड, और इस डिपार्टमेंट में जो 5 डिपार्टमेंट्स थे उसमें कौन कौन शामिल थे? पैदल, जिसको इन्फेंट्री कहते हैं, अश्व जिसको हम कैवलरी कहते हैं, हाथी सोल्जर्स ऑन एलिफेंट, रथ सोल्जर्स ऑन चैरियट, एंड द नवल फोर्स। ठीक है, ये 5 डिपार्टमेंट्स थे, इनको ये जो समिति बनाई गई इनकी वो देखभाल करती थी। मिलिट्री अफेयर्स वर मॉनिटर्ड बाई अंतपाल, जो मिलिट्री अफेयर्स होते थे उसकी देखरेख करने वाले को क्या कहते थे? अंतपाल कहते थे।
ही वॉज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग द बॉर्डरिंग रीजन्स, वो उनकी व्यवस्था करने के लिए एंड जो बॉर्डरिंग रीजन्स हैं उनकी देखरेख करने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता था। अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज, मेगास्थनीज के अनुसार उन्होंने एक किताब लिखी है मेगास्थनीज ने जिसका नाम है इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य हैड अ ह्यूज आर्मी, चंद्रगुप्त की जो आर्मी थी बहुत ही विशाल थी, बहुत बड़ी, जिसमें क्या था 6 लाख सोल्जर्स ऑन फुट, जिसमें 6 लाख पैदल सिपाही थे, 50,000 हॉर्समैन, 50,000 घुड़सवारी सेना थी, 9,000 एलिफेंट्स और 9,000 हाथियों वाली सेना थी एंड 800 चैरियट्स और 800 रथ सेना। इतनी विशाल सेना हुआ करती थी मौर्य एम्पायर की। जुडिशियल सिस्टम, न्याय प्रणाली, द एम्परर यूज्ड टू बी द सुप्रीम हेड ऑफ द जुडिशियल सिस्टम, जो न्याय व्यवस्था होती थी उसका शासक सुप्रीम हेड मुखिया होता था, ठीक है। मीन्स प्रशासनिक सेवाओं का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? एम्परर, शासक। विलेज कोर्ट्स वर प्रेजेंट एट लोअर लेवल, निचले स्तर पे विलेज कोर्ट भी उपस्थित थे, प्रेजेंट थे। इन विच द ग्रामिनी एंड ग्राम वर्धा यूज टू प्रोनाउंस जजमेंट, और जो लोअर लेवल के कोर्ट होते थे इसमें फैसले कौन सुनाता था? ग्रामणी अथवा ग्राम वर्ध अपना निर्णय देते थे। संग्रहण द्रोणमुख वर्धा कोर्ट्स ऑन लोकल एंड जनपद लेवल रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इसके बाद संग्रहण और द्रोणमुख कोर्ट हुआ करते थे। एवं ऑल देयर वाज अ सेंट्रल कोर्ट ऑफ पाटलिपुत्र, और इन सभी के ऊपर क्या हुआ करता था? पाटलिपुत्र में एक सेंट्रल कोर्ट हुआ करता था। अपार्ट फ्रॉम द ग्राम संघ and king court, all the other court were of two type, ग्राम संघ and king's court। ग्राम संघ और किंग कोर्ट को छोड़ के बाकी सभी न्यायालय, बाकी सभी कोर्ट्स कितने प्रकार के होते थे? वो 2 टाइप्स, 2 प्रकार के होते थे। धर्मस्थ्य, द वर्क ऑफ pronouncing judgment in these court was in the hands of 3 dharmasthas who were expert of religious scripture और व्यवहारिक and 3 आमत्स्य। तो धर्मस्थ्य में क्या होता था? इसका जो जजमेंट होता था, these courts was hands of 3 धर्मस्थs, इनका जजमेंट 3 धर्मस्थs के हाथ में होता था। Who were expert in religious scriptures, जो किसमें निपुण होते थे? धार्मिक स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। धर्मशास्त्र में जो निपुण होते थे उनके हाथ में, और अव्यवहारिक अथवा व्यवहारिक और एंड 3 आमत्स्य अथवा 3 आमत्स्य, इनके हाथों में इसका डिसीजन या जजमेंट होता था। धर्मस्थी यूज टू बी टाइप ऑफ सिविल कोर्ट, धर्मस्थी एक प्रकार का कैसा न्यायालय होता था? कैसा कोर्ट? सिविल कोर्ट हुआ करता था। केस एसोसिएटेड विद, और इस कोर्ट में किससे संबंधित केसों की सुनवाई होती थी? एसोसिएटेड विद थेफ्ट, रॉबरी एंड लूट, आल्सो नोन एज सहाज, जिसको सहाज भी कहा जाता था, वर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ धर्मस्थीय कोर्ट। तो ऐसे मामले कहाँ लाए जाते थे? धर्मस्थीय कोर्ट में। केसेस एसोसिएटेड विद अब्यूजिंग, defamation, beating etc were also brought in these court, ये भी केस इन कोर्ट्स में लाए जाते थे, which were called वाक पौरुष और दंड पौरुष। ये जो केस लाए जाते थे अब्यूजिंग, डिफेमेशन एंड बीटिंग, ठीक है, इनको वाक पौरुष या दंड पौरुष कहा जाता था। कंटक शोधन, दीज वर क्रिमिनल कोर्ट, ये कैसे कोर्ट हुआ करते थे? फौजदारी, क्रिमिनल। 3 प्रादेष्टि एंड 3 आमस यूज टू जज डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट एंड कंसर्न्ड पर्सन, इसमें कौन कौन होता था?
3 आमस, 3 प्रदेश, ये जजमेंट सुनाया करते थे। ठीक है, जो फैसले होते हैं उनको जो किसके बीच होते थे, डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट एंड कंसर्न पर्सन, जो राज्य और किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बीच। द सिटी मजिस्ट्रेट वॉज कॉल्ड व्यवहारिक महामत्य, जो सिटी मजिस्ट्रेट हुआ करता था उसको उस समय व्यवहारिक महामत्य कहते थे। एंड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वॉज कॉल्ड रज्जुक, और जो उस समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुआ करता था उसे रज्जुक कहते थे। अकॉर्डिंग टू चाणक्य के अनुसार देयर वर 4 मेन पार्ट्स ऑफ लॉ, जो कानून होता है उसके कितने अंग थे, 4। धर्म, व्यवहार, चरित्र एंड शासन, ये 4 पार्ट हुआ करते थे। मौर्यन सोसाइटी, वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल सिस्टम ऑफ मौर्यन पीरियड थ्रू टेक्स्ट, हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है उस समय के सोशल सिस्टम के बारे में, सामाजिक तंत्र कैसा था मौर्यन पीरियड में। कुछ टेक्स्ट है उनसे, कौन से, सच एज कौटिल्याज अर्थशास्त्र, कौटिल्य के द्वारा लिखी हुई अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज के द्वारा लिखी हुई इंडिका, एंड फ्रॉम अशोकाज रॉक एडिक्ट, और अशोक ने जो शिलालेख लिखवाए हैं उनसे। कौटिल्य हैज रिगार्डेड वर्णाश्रम सिस्टम एज द फाउंडेशन ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कौटिल्य ने कहा है कि जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण सिस्टम है, ये फाउंडेशन है, नींव है काहे की, सोशल ऑर्गेनाइजेशन की, सामाजिक संगठन की। कौटिल्य हैज आल्सो मेंशन्ड अबाउट द ऑक्यूपेशन ऑफ दीज 4 वर्णाज, और कौटिल्य ने इनके क्या व्यवसाय हैं, क्या ऑक्यूपेशन है, इनके बारे में भी बताया है। अपार्ट फ्रॉम दीज 4 वर्णाज, इन 4 वर्णों के अलावा कौटिल्य हैज आल्सो मेंशन अबाउट सेवरल अदर कास्ट, कौटिल्य ने और कई अदर कास्ट के बारे में भी मेंशन किया है, जैसे निषाद, पार्श्व, रथकर, काष्टा, वेदक, सूत, चांडाल etc। ये 4 वर्णों के अलावा भी ये कुछ जातियों के बारे में भी बताया है। मेगास्थनीज has divided the Indian society into 7 castes in his book Indica। मेगास्थनीज ने जो भारतीय समाज है उसको 7 कास्ट में बांटा गया है, अपनी किताब इंडिका में उन्होंने बांटा है। These includes दार्शनिक, जिनको फिलोसोफर कहते हैं, किसान, फार्मर्स, कारीगर और शिल्पी, जिनको हम क्राफ्टमैन कहते हैं, सैनिक, जिनको सोल्जर कहते हैं, निरीक्षक, इंस्पेक्टर कहते हैं, एंड सभासद एंड शासक। इन हिज क्लासिफिकेशन, जो मेगास्थनीज ने वर्गीकरण बताया है समाज का, इन हिज क्लासिफिकेशन मेगास्थनीज हैज इग्नोर्ड, उन्होंने भुला दिया है कि इसको डिफरेंस बिटवीन कास्ट, कलर एंड क्रीड, किसी की जाति, वर्ण और व्यवसाय, उसका रंग कैसा है, उसका व्यवसाय कैसा है, उसको उन्होंने इग्नोर किया है। जो भी उन्होंने समाज को अलग अलग वर्णों में बांटा है उसमें इन चीज़ों को उन्होंने प्रेफर नहीं किया है। ड्यूरिंग मौर्य पीरियड द कंडीशन ऑफ वुमेन कैन नॉट बी सेड टू बी प्रोग्रेसिव। मौर्य शासन के दौरान हम ये नहीं कह सकते हैं कि स्त्रियों की जो दशा है वो बहुत अच्छी नहीं थी, बट स्टिल दे वर इन अ बेटर पोजीशन एज कंपेयर टू द स्मृति पीरियड। लेकिन अगर हम इसकी तुलना मौर्य पीरियड में जो वुमेन्स की कंडीशन थी उसका कंपैरिजन स्मृति पीरियड से करें तो इसकी अपेक्षा मौर्य पीरियड में वुमेन्स की कंडीशन बेटर थी। एंड दे वर अलाउड टू रीमैरी एंड परफॉर्म नियोग, और इस समय उनको किस चीज़ की अनुमति हो गई थी? रीमैरी, पुनर्विवाह एंड नियोग को करने की अनुमति हो गई थी। शुंग डायनेस्टी, दिस डायनेस्टी वॉज फाउंडेड इन 185 BC बाई पुष्यमित्र शुंग। पीछे बढ़ा आपने
कि शुंग वंश की स्थापना एक ब्राह्मण सेनापति हुआ करता था बृहद्रथ का, तो बृहद्रथ की हत्या करके उसने शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र असैसिनेटेड हिम एंड ऑक्युपाइड द थ्रोन। पुष्यमित्र ने क्या किया, बृहद्रथ की हत्या कर दी और सिंहासन को ग्रहण कर लिया। ही रूल्ड टिल 151 BC, और उसने 151 BC तक शासन किया। ही कॉन्कर्ड सेवरल वॉर्स एंड परफॉर्म्ड अश्वमेध यज्ञ। उसने बहुत सारे युद्ध लड़े और उसमें विजय प्राप्त की। एंड परफॉर्म अश्वमेध यज्ञ ट्वाइस ड्यूरिंग हिज राइन, और जब तक वो राजा रहा मीन्स अपने शासनकाल में उसने 2 बार क्या कराया, अश्वमेध यज्ञ कराया। रिनोड संस्कृत ग्रामेरियन पतंजलि वाज हिज प्रीस्ट इन द यज्ञ, और जो बहुत ही प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण के फेमस संत हुए हैं पतंजलि, तो उन्होंने ही अश्वमेध यज्ञ करवाया। मीन्स अश्वमेध यज्ञ में पतंजलि इनके पुरोहित पंडित हुआ करते थे। आफ्टर पुष्यमित्र, अग्निमित्र, ज्येष्ठमित्र, भद्रक, भागवत एंड देवभूति वर द मेजर रूलर्स ऑफ शुंग डायनेस्टी। पुष्यमित्र के बाद ये कुछ शासक हुए हैं शुंग डायनेस्टी के। देवभूति वॉज डिथ्रोन्ड बाई अमात्य वासुदेव अराउंड 73 BC। जो देवभूति हुआ करता था उसको अमात्य वासुदेव ने 73 BC के आसपास सिंहासन से हटा दिया, उसका सिंहासन छीन लिया। Satavahan dynasty. A person named Simuk laid the foundation of Satavahan dynasty in 60 BC in Andhra. A person जिसका नाम सिमुक था उसने सतवाहन डायनेस्टी की स्थापना की, फाउंडेशन डाली इन 60 BC। कहाँ? आंध्रा। और ये क्षेत्र कहाँ है? द वैली ऑफ रिवर गोदावरी एंड कृष्णा। कृष्णा और गोदावरी की घाटी है। दिस डायनेस्टी इज नोन बाय द नेम ऑफ आंध्रा एज वेल एज सतवाहन डायनेस्टी। और इस डायनेस्टी को आंध्रा और सतवाहन दोनों नामों से जाना जाता है। सिमुकाज राइन इज रिगार्डेड टिल 37 BC। सिमुक का जो शासन है वो कब तक माना जाता है? 37 BC तक। आफ्टर दैट हिज सन सतकर्णी फर्स्ट बिकम द रूलर। उसके बाद जो उनका पुत्र हुआ है सतकर्णी फर्स्ट, वो राजा बना। सतकर्णी फर्स्ट टुक द सतवाहन डायनेस्टी टू ग्रेट हाइट्स। और जिसका पुत्र हुआ है, जब राजा बना सतकर्णी, तो वो सतवाहन डायनेस्टी को बहुत ही ऊंचाइयों तक ले गया। सतकर्णी फर्स्ट परफॉर्म द अश्वमेध यज्ञ। सतकर्णी फर्स्ट ने अश्वमेध यज्ञ करवाए। थ्रू दिस ही एस्टेब्लिश हिज इंडिस्प्यूटेबल एम्पायर, जिसके तहत उसने बहुत बड़ी सार्वभौम, इंडिस्प्यूटेबल, जिसके साथ कोई झगड़ा न कर सके, ऐसी सत्ता स्थापित की। तो पूरे दक्षिण भारत पे अक्रॉस द एंटायर साउथ इंडिया। हिज कैपिटल वाज प्रतिष्ठान, मॉडर्न पैथन। इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? प्रतिष्ठान, जिसको हम वर्तमान समय में पैठन के नाम से जानते हैं। सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गोदावरी, और ये कहाँ स्थित है? गोदावरी बैंक के किनारे पे। आफ्टर सम टाइम ऑफ द डेथ ऑफ सतकर्णी फर्स्ट, कुछ समय बाद सतकर्णी फर्स्ट की मृत्यु के बाद, ड्यू टू द इन्वेजन मेड बाई सकाज, शकों के द्वारा आक्रमण किए जाने के कारण, द पावर ऑफ सतवाहन स्टार्टेड डिक्लाइन। जो सतवाहन वंश की ताकत थी, शक्ति थी, वो क्या होने लगी? डिक्लाइन, कम होने लगी। एंड द रूल ऑफ शकाज क्षत्रप डायनेस्टी बिगेन इन महाराष्ट्र। और जो शक थे, उनका जो क्षत्रप रूल हुआ करता था, वो धीरे धीरे महाराष्ट्र में उसका शक वंश का शासन शुरू हो गया। विच इज नोन एज वेस्टर्न क्षत्रप डायनेस्टी, जिसको पश्चिमी क्षत्रप के नाम से भी जाना जाता है। गौतमी पुत्र सतकर्णी,
गौतमी पुत्र सतकर्णी हुआ है। Who was the 23rd रूलर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी? और ये सातवाहन वंश का कौन सा रूलर था? 23rd, 23वां। एलिमिनेटेड द पावर ऑफ वेस्टर्न क्षत्रप, इसने क्या किया? जो पश्चिमी क्षत्रप ने अपनी पावर फैलाई थी, उसका विस्तार किया था, उसको एलिमिनेट कर दिया, खत्म कर दिया। एंड रीएब्लिश्ड द पावर, और दोबारा से अपनी पावर को वहां स्थापित कर दिया। प्रॉस्पेरिटी एंड रूल ऑफ हिज डायनेस्टी, ठीक है। तो अपनी जो इसकी डायनेस्टी थी सातवाहन, उसकी पावर, प्रॉस्पेरिटी और रूल को दोबारा से अपने वंश की रूल को स्थापित कर दिया। वशिष्ठ पुत्र पुलवामी गॉट मैरिड टू द डॉटर ऑफ सकाज महाक्षत्रप रुद्रद्रमन प्रथम। तो जो वशिष्ठ पुत्र पुलवामी हुआ है, उसने विवाह कर लिया जो शक क्षत्रप हुआ है, महाक्षत्रप रुद्रद्रमन, उसकी पुत्री से। बट रुद्रद्रमन स्नेच्ड द एंटायर किंगडम फ्रॉम हिम, लेकिन रुद्रद्रमन ने क्या किया? उससे पूरा राज्य छीन लिया। किससे? पुलवामी से। विच ही ऑक्युपाइड बाई डिफीटिंग द वेस्टर्न क्षत्रप, जिसको उसने वेस्टर्न क्षत्रप को हरा के हासिल किया था। यज्ञश्री, जिनको सतकर्णी कहा जाता है, हु वॉज द 27th रूलर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी। यज्ञश्री जो सातवाहन वंश का कौन सा शासक हुआ है? 27th। रीऑक्युपाइड सम पार्ट्स ऑफ रीजन फ्रॉम द क्षत्रप्स ऑफ उज्जैनी एंड रीएस्टेब्लिश द ग्लोरी ऑफ डायनेस्टी। उसने दोबारा से कुछ भूभाग रीऑक्युपाई कर लिया, क्षत्रपों से छीन लिया, जो उज्जैन के क्षत्रप थे वहां से, एंड रीएस्टेब्लिश द ग्लोरी ऑफ हिज डायनेस्टी, और अपनी जो वंश की ग्लोरी है उसको दोबारा से स्थापित किया। यज्ञश्री सर्कुलेटेड सेवरल टाइप्स ऑफ करेंसीज। यज्ञश्री ने बहुत सारे सिक्के भी चलाए, एंड शिप्स वर इनस्क्राइब्ड ऑन सम ऑफ देम, और उन सिक्कों पे शिप्स उकेरे गए थे। दिस शोज दैट हिज एम्पायर एक्सटेंड टिल द ओशियन। इन सिक्कों पे जो जहाज़ों की आकृति है वो ये दर्शाती है कि उसका साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था? एक्सटेंड टिल द ओशियन, सागरों तक। ऑल द रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी वर फॉलोअर्स ऑफ हिंदुइज्म। वो सब हिंदू धर्म के मानने वाले थे, अनुयायी थे। दे एस्टेब्लिश द सिस्टम ऑफ वैदिक यज्ञ, और उन्होंने एक नई व्यवस्था शुरू की, है कि वैदिक यज्ञ की, एंड वर्णाश्रम सिस्टम इन द सोसाइटी एंड कॉन्टिन्यूसली फॉस्ट अगेंस्ट द फॉरेन इन्वेडर्स, ठीक है। उन्होंने वैदिक यज्ञ और समाज में वर्ण की व्यवस्था को चलाया, और हमेशा जो विदेशी यवन होते थे, ठीक है, फॉरेन इन्वेडर्स, उनसे क्या करते रहे? लगातार संघर्ष करते रहे, लड़ाई करते रहे अगेंस्ट द फॉरेन इन्वेडर्स एंड द यवनाज एंड द सकाज, ठीक है। विदेशी आक्रमणकारी जो यवन और शकाज हुआ करते थे, उनसे वो लगातार युद्ध करते लड़ते रहे। दे प्रोवाइडेड ह्यूज ग्रांट टू बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट एंड जैन विहाराज एंड रेस्ट हाउसेज। उन्होंने बहुत अधिक जो बौद्ध तथा जैन विहार होते थे उनको बहुत सारा अनुदान दिया। इन दियर पीरियड ट्रेड एंड कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड अदर इंडस्ट्रीज डेवलप्ड सिग्निफिकेंटली। इनके शासन के दौरान जो व्यापार होता था, कॉमर्स वाणिज्य होता था, कृषि, ठीक है, इंडस्ट्रीज, इसमें बहुत अधिक विकास हुआ। एंड करेंसीज मेड ऑफ सिल्वर, कॉपर, लीड एंड ब्रॉन्ज वर इन सर्कुलेटेड। और इनके शासन के दौरान जो करेंसीज हुआ करती थी, सिल्वर की बनी हुई, कॉपर की बनी हुई, लीड और ब्रॉन्ज की, वो उस समय सर्कुलेशन में थी, प्रचलन में थी। दे वर द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश द प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग लैंड, जिसको अग्रहर कहते हैं। ये पहले व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने टू द ब्राह्मण्स, ब्राह्मण होते हैं, पंडित होते हैं, उनको जमीन को अनुदान में देना शुरू किया, जिसको अग्रहर कहा जाता था। ये पहला वंश हुआ, फर्स्ट डायनेस्टी। द सातवाहन किंग बिल्ट मेनी चैत्याज एंड विहाराज इन वेस्टर्न डेक्कन। जिस वंश के जो राजा हुए हैं उन्होंने पश्चिमी दक्कन में अनेक
चैत्य और विहार बनवाए हैं। पश्चिमी दक्कन में कार्ला चैत्य इज द मोस्ट फेमस अमॉन्ग देम, और उन्हीं में से जो कार्ला चैत्य है ये बहुत ही फेमस है, प्रसिद्ध है। दिस चैत्य इज 40 मीटर लॉन्ग। इसकी कितनी लंबाई है? 40 मीटर। 15 मीटर हाई लैंड, एक्सलेंट एग्जाम्पल ऑफ चैत्य आर्किटेक्चर। ये 40 मीटर लंबा एंड 15 मीटर ऊंचा है, और इसकी जो आर्किटेक्चर स्टाइल है बहुत ही एक्सलेंट है, शानदार है। गुप्ता डायनेस्टी 275 AD to 550 AD. Kushan dynasty almost declined in North India in about 230 AD. कुषाण वंश की जो सत्ता थी, शासन था, लगभग 230 ईस्वी के आसपास क्या हो गया? एंड हो गया, डिक्लाइन हो गया। देन अ लार्जर पार्ट, तब एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑफ लैंड केम अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ शकामुरंड्स। उसके बाद एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक बहुत बड़ा ज़मीन का पार्ट किसके अंडर में आ गया? शकमुरंड्स के अंडर में। हु कॉन्टिन्यूड टू रूल टिल 250 AD, और उन्होंने कितने समय तक शासन किया? 250 AD तक। आफ्टर दैट गुप्ता डायनेस्टी केम इनटू पावर। उसके बाद एक नई डायनेस्टी, कौन सी? गुप्ता डायनेस्टी केम इनटू पावर, वो पावर में आई। श्री गुप्त वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। तो इस डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? श्री गुप्त। इन प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त हैज डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ। समुद्रगुप्त ने अपने आप को क्या कहा है? द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ श्रीगुप्त। श्रीगुप्त का ग्रेट ग्रैंडसन अपने आप को कहा है, मीन्स प्रपौत्र। आफ्टर श्री गुप्ता घटोत्कच बिकम गुप्ता रूलर। ओके, तो श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच गुप्त वंश का शासक बना। हिज टाइटल वाज महाराजा, और इसकी उपाधि क्या थी? इसका टाइटल क्या था? महाराजा। चंद्रगुप्त फर्स्ट 320 AD to 335 means 15 year. After Ghatotkacha, his son चंद्रगुप्त प्रथम। घटोत्कच के बाद घटोत्कच का पुत्र चंद्रगुप्त फर्स्ट बिकम अ गुप्ता रूलर, वो गुप्ता वंश का शासक बना। ही अटेन्ड द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। घटोत्कच का तो टाइटल था महाराजा, अब चंद्रगुप्त का टाइटल क्या हो गया? महाराजा धीराज। ही मैरिड द लिच्छवी प्रिंसेस कुमारा देवी, और उसने किसके साथ विवाह किया? लिच्छवी की राजकुमारी कुमारा देवी से। इन 390 AD चंद्रगुप्त प्रथम स्टार्टेड एन एरा विच इज फेमस बाय द नेम ऑफ गुप्ता एरा। 390 AD में चंद्रगुप्त प्रथम ने एक एरा का शुरुआत किया, एक संवत चलाया, और जिस संवत को किस नाम से जाना गया? जिस एरा को गुप्ता संवत के नाम से जाना गया। ठीक है, जो उन्होंने एक एरा चलाया उसको गुप्ता संवत के नाम से जाना गया। आफ्टर दैट समुद्रगुप्त 335 AD to 380 AD। चंद्रगुप्त प्रथम अपॉइंटेड समुद्रगुप्त एज हिज सक्सेसर। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। हिज आइडियल्स वर कंकरिंग एंड यूनिफाइंग इंडिया। उनका जो आदर्श दिग्विजय था, उनका जो आदर्श था वो क्या था? कंकरिंग एंड यूनिफाइंग इंडिया, विजय हासिल करना और भारत को एक करना, यही उनका आदर्श था। इंडिया ही बिलीव्ड इन इम्पेरियलिज्म, और वो किस में विश्वास रखते थे? इम्पेरियलिज्म।
मीन्स साम्राज्यवाद। His court poet Hari Sen has described about his victorious military expedition. उनके दरबार में कवि हुआ करते थे कौन? हरि सेन। उन्होंने उनकी जो सैनिक सफलताएं, विक्टोरियस मिलिट्री एक्सपेडिशन हुआ है, ठीक है, जो उनकी सेना ने सफलता हासिल की है, उन्होंने उसको किसमें उल्लेख किया है? इन रिकॉर्ड्स ऑफ इलाहाबाद प्रशस्ति, ठीक है, इलाहाबाद प्रशस्ति में उनका उल्लेख किया है। दीज रिकॉर्ड्स आर इनस्क्राइब्ड ऑन द सेम पिलर ऑन विच अशोकाज एडिक्ट और इनस्क्राइब्ड। ये जो रिकॉर्ड है ये उसी पिलर पे उकेरे गए हैं या लिखे गए हैं जिस पे अशोक ने इनस्क्राइब कराया है। जो अशोक के शिलालेख हैं उन्हीं पे इनको भी इंस्क्राइब किया गया है। द रूलर एंड द कंट्रीज विच वर वन बाई समुद्रगुप्त कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप। वे शासक, वे देश जिनको समुद्रगुप्त ने जीता है उनको 5 समूहों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? द स्टेट्स ऑफ गंगा यमुना दोआब, गंगा और यमुना के दोआब। स्टेट्स ऑफ ईस्टर्न हिमालय, द बॉर्डरिंग स्टेट ऑफ ईस्टर्न विंध्यास, ईस्टर्न डेक्कन एंड स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया एंड शका एंड कुषाण स्टेट। ये स्टेट इनको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जिनको समुद्रगुप्त ने जीता है। एज पर इलाहाबाद प्रशस्ति, इलाहाबाद प्रशस्ति के अनुसार ही वॉज नेवर डिफीटेड इन एनी बैटल, वो कभी भी किसी युद्ध में नहीं हारा। हु? समुद्रगुप्त। इलाहाबाद प्रशस्ति में जो बताया गया है उसके अनुसार समुद्रगुप्त कभी किसी युद्ध में नहीं हारा। समुद्रगुप्त पासेस्ड अ वेरी पावरफुल नेवी, समुद्रगुप्त पासेस अ वेरी पावरफुल नेवी मीन्स समुद्रगुप्त के पास एक बहुत बड़ी क्या थी? पावरफुल नेवी, एक बहुत ही बड़ी विशाल नौसेना थी। वाई विच ही स्ट्रेंथन हिज फॉरेन रिलेशन, जिससे उसने अपने जो विदेशी संबंध थे उनको मजबूत किया था। अश्वमेध पराक्रम कैन बी सीन इनस्क्राइब्ड ऑन हिज क्वाइंस। ही आल्सो एक्सेल्ड इन फाइन आर्ट्स, उनको कला का भी बहुत शौक था। किसको? समुद्रगुप्त को। ही हैज़ आल्सो बीन कॉल्ड एन एक्सलेंट पोएट, और उनको एक बहुत अच्छा, बहुत शानदार कवि भी कहा जाता था। ही वॉज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु, वो विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। बट हैड इक्वल रिस्पेक्ट फॉर अदर रिलीजन्स, इसके बावजूद वो दूसरे धर्मों का भी सम्मान करता था, आदर करता था। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 AD to 412 AD। चंद्रगुप्त सेकेंड वॉज द सन ऑफ समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त सेकेंड किसका पुत्र था? समुद्रगुप्त का। ही हैज़ आल्सो बीन कॉल्ड देवराज और देवगुप्त, उसको देवराज अथवा देवगुप्त भी कहा जाता था। ही एक्सपेंडेड हिज एम्पायर थ्रू मैरिज एलायंसेस, उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार मैरिज एलायंसेस के द्वारा भी किया, उसके द्वारा भी विस्तार किया। मीन्स विवाह संबंधों के द्वारा भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ही गॉट हिज डॉटर मैरिड टू वाकटका किंग रुद्रसेन आफ्टर हिज डेथ, उनकी मृत्यु के पश्चात। प्रभावती बिकेम द रियल रूलर, प्रभावती वास्तविक शासक बनी। बाई मेकिंग हर यंगर सन सिट ऑन द थ्रोन। चंद्रगुप्त सेकेंड आल्सो कॉन्कर्ड वेस्टर्न मालवा एंड गुजरात। चंद्रगुप्त द्वितीय ने और किसको जीता? वेस्टर्न मालवा और गुजरात को भी जीता। ही मेड उज्जैन हिज सेकेंड कैपिटल, उसके बाद उन्होंने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया।
After attaining victory on Sakaz, he adorned with the title of विक्रमादित्य। शकों पे विजय हासिल करने के बाद उनको कौन सा टाइटल प्राप्त किया गया? विक्रमादित्य का। कुमारगुप्त महेंद्रादित्य 414 AD to 455 AD। आफ्टर चंद्रगुप्त के बाद हिज सन कुमारगुप्त बिकम द रूलर। उनका जो पुत्र था कुमारगुप्त वो शासक बना। कुमारगुप्त हैज़ बीन रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। और ऐसा माना जाता है जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसकी शुरुआत, उसकी जो नींव है वो कुमारगुप्त ने ही डाली थी। हिज एम्पायर एक्सपेंडेड फ्रॉम सौराष्ट्र टू बंगाल। उनका जो साम्राज्य है इसका कुमारगुप्त का कहाँ से फैला था? सौराष्ट्र से लेके बंगाल तक फैला हुआ था। इन द लास्ट डेज ऑफ हिज रूल ही हैड टू फेस रिवॉल्ट फ्रॉम पुष्यमित्र। अपने शासन के अंतिम दिनों में उनको पुष्यमित्र से विद्रोह करना पड़ा, सामना करना पड़ा। आफ्टर दैट वी विल रीड अबाउट स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त 455 to 467 AD। ऑल्दो ही वॉज नॉट द एल्डेस्ट सन, यद्यपि वो बड़ा पुत्र या ज्येष्ठ पुत्र नहीं था, फिर भी स्कंदगुप्त बिकम द सक्सेसर ऑफ द किंगडम। वो राज्य का उत्तराधिकारी बना। इट इज़ एविडेंट फ्रॉम जूनागढ़ रॉक एडिक्ट। जूनागढ़ में जो शिलालेख लिखवाए गए हैं उनसे ये ज्ञात होता है, मालूम पड़ता है दैट स्कंदगुप्त रिनोवेटेड द सुदर्शन लेक। जो सुदर्शन लेक है उसका क्या करवाया था? जीर्णोद्धार, रिनोवेशन करवाया था। विच वॉज बिल्ट बाई मौर्यन रूलर। और इस झील को बनवाया किसके द्वारा गया था? मौर्य शासकों के द्वारा। मीन्स जो सुदर्शन लेक है उसको मौर्य शासकों के द्वारा बनवाया गया था और मौर्य शासकों के द्वारा बनवाई गई इस झील का जीर्णोद्धार गुप्ता वंश के एक शासक स्कंदगुप्त ने करवाया था। इट हैज़ बीन मेंशन्ड इन जूनागढ़ इंस्क्रिप्शंस। जो जूनागढ़ की इंस्क्रिप्शंस हैं, ठीक है, उनमें उल्लेख मिलता है दैट वाइल असेंडिंग द थ्रोन, जिस समय वो सिंहासन ग्रहण कर रहा था, स्कंदगुप्त हैड टू कॉन्फाउंड टू मलेच्छ हुणाज। उनको किससे लड़ना पड़ा? मलेच्छ हुण से। फाइनली स्कंदगुप्त डिफीटेड द हुणाज। अंततः उन्होंने हुणों को हरा दिया। कल्चरल अचीवमेंट ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता वंश की सांस्कृतिक इतिहास में क्या उपलब्धियां हैं उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। गुप्ता डायनेस्टी हैज़ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। गुप्ता डायनेस्टी का भारत के सांस्कृतिक इतिहास में बहुत अधिक महत्व है। गुप्ता रूलर्स वर फॉलोअर्स ऑफ वैदिक रिलीजन। गुप्ता वंश के जो राजा हुए, शासक हुए हैं, वो वैदिक धर्म के मानने वाले थे। समुद्रगुप्त एंड कुमारगुप्त प्रथम हैड इवन परफॉर्म्ड अश्वमेघ यज्ञ। समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम ने क्या करवाए? अश्वमेघ यज्ञ करवाए। दे आल्सो सपोर्टेड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। वो बुद्धिज्म और जैनिज्म को भी सपोर्ट करते थे। द चाइनीज पिलग्रिम फाहियान। एक चीनी यात्री भारत आया था, उसका नाम था फाहियान। विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द राइन ऑफ चंद्रगुप्त द्वितीय। जिस समय चंद्रगुप्त द्वितीय राजा हुआ करते थे उस समय फाहियान भारत आया। एज पर हिज डिस्क्रिप्शंस गुप्ता एम्पायर वॉज एक्सलेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन। उसके विवरणों से पता चलता है कि इसके फाहियान के जो गुप्ता प्रशासन था बहुत ही शानदार, एक्सलेंट था। एंड क्राइम्स रेयरली टुक प्लेस। और अपराध बहुत ही कम देखने को मिलते थे। द बर्डन ऑफ टैक्सेस वॉज आल्सो लेस। कर का जो भार था वो भी बहुत कम था। संस्कृत वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज। और संस्कृत उनकी कैसी भाषा हुआ करती थी? राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, आधिकारिक भाषा। कालिदास द कंपोजर ऑफ प्ले अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास जो अभिज्ञान शाकुंतलम के कंपोजर हैं। एंड द ग्रेट एपिक रघुवंशम। और एक बहुत ही महान काव्य रघुवंशम, इसके भी। एंड शूद्रा का। द राइटर ऑफ द प्ले मृच्छकट्टिकम
विशाख दत्त। ठीक है, इसके भी राइटर हैं द राइटर ऑफ द प्ले मुद्रा राक्षस एंड द रिनोड कोशर अमर सिंह वर ऑल प्रेजेंट इन गुप्ता पीरियड। ये सारे गुप्ता शासनकाल में ही मौजूद थे। रामायण एंड महाभारत एंड मनु संहिता कंपोज इन दियर प्रेजेंट फॉर्म इन गुप्ता पीरियड। रामायण महाभारत तथा मनु संहिता को जो उनका प्रेजेंट फॉर्म है, वर्तमान स्वरूप है, इसको गुप्ता पीरियड में ही क्या किया गया, ये गुप्ता पीरियड में ही कंपोज की गई। ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट, जो महान गणितज्ञ हुए हैं, कौन, हु, आर्यभट्ट। वराहमिहिर एंड ब्रह्मगुप्त, ये बहुत सारे महान गणितज्ञ हुए हैं। दीज ऑल फेमस मैथमेटिशियन कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोलॉजी। इन्होंने मैथमेटिक्स और एस्ट्रोलॉजी, गणित और एस्ट्रोलॉजी में बहुत, इसके विकास में बहुत अधिक योगदान दिया है, बहुत अधिक कंट्रीब्यूशन दिया है। ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, गुप्ता पीरियड के दौरान द डेसिमल सिस्टम वॉज इन्वेंटेड इन दिस पीरियड। इसी समय जो डेसिमल सिस्टम है उसको भी इन्वेंट किया गया। विच लेट रीच यूरोप थ्रू द अरेबियंस, बाद में जो अरबों के माध्यम से यूरोप तक पहुंच गई। एविडेंस ऑफ आर्किटेक्चर, पेंटिंग एंड मेटलर्जिकल साइंस ऑफ द टाइम is evident from the remains in Jhansi, Kanpur, Ajanta caves, the iron pillar at Delhi, the 80 feet tall copper statue of Buddha in Nalanda, and from the 7-hole 1.2 feet tall copper statue of Buddhism in सुल्तानगंज। तो उस समय की जो वास्तुकला थी, चित्रकला थी और धातुकला, ओके, आर्किटेक्चर वास्तुकला, पेंटिंग चित्रकला, मेटोलॉजिकल धातुकला या धातु विज्ञान, ठीक है। तो इसके प्रमाण मिलते हैं आपको कहाँ, झांसी, कानपुर, अजंता केव्स, द आयरन पिलर दिल्ली, द 80 फीट द टॉल कॉपर स्टेचू, द बुद्धा इन नालंदा, एंड फ्रॉम 7 होल 1.2 फीट टॉल कॉपर स्टेचू इन बुद्धा इन सुल्तानगंज। ये सारे प्रमाण हैं उस समय की धातुकला, चित्रकला या वास्तुकला की। सोसाइटी इन गुप्ता पीरियड, सोसाइटी वॉज ट्रेडिशनली डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। उस समय का जो सोसाइटी था मुख्य रूप से कितने भागों में बटा था, 4 पार्ट्स में। ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, गुप्ता पीरियड के दौरान द प्लेस ऑफ ब्राह्मण्स वॉज रिगार्डेड टू बी द हाइएस्ट। उस समय ब्राह्मणों का जो स्थान था उसको बहुत ही ऊंचा माना जाता था। देयर ड्यूटीज वर स्टडिंग, टीचिंग, परफॉर्मिंग यज्ञ एंड चैरिटी। उनका कार्य क्या हुआ करता था, स्टडिंग, पढ़ाई करवाना, एंड यज्ञ करवाना और दान देना। द क्षत्रिय वर रेस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट द नेशन, और क्षत्रियों की जो जिम्मेदारी थी वो थी राष्ट्र को प्रोटेक्ट करना, सुरक्षित करना। वैश्याज वर इन द ऑक्यूपेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड कॉमर्स, जो वैश्य होते थे उनका व्यवसाय था कॉमर्स, ट्रेडिंग एंड कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य। शूद्राज वर सर्विस प्रोवाइडर, जो शूद्र हुआ करते थे वो सेवाएं देते थे। इन गुप्ता पीरियड द बॉन्ड ऑफ ऑक्यूपेशन विद कास्ट वीकेंड, गुप्ता पीरियड के दौरान जो जाति आधारित कार्य था, बॉन्ड ऑफ ऑक्यूपेशन विद द कास्ट, वो थोड़ा कमज़ोर पड़ गया, वीकेंड हो गया। डिस्पाइट दिस द बेसिस ऑफ कास्ट रिमेन्ड प्रेवलेंट, इसके बावजूद जाति प्रथा उसमें विद्यमान थी। वुमेन हैड एन इम्पोर्टेंस प्लेस इन द सोसाइटी, महिलाओं को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। इन रिलीजियस एक्टिविटी द प्रेजेंस ऑफ वाइफ अलॉन्ग विद द हस्बैंड वॉज मैंडेटरी, धार्मिक गतिविधियों में, इन रिलीजियस एक्टिविटीज़ द प्रेजेंस ऑफ वाइफ, पत्नी की उपस्थिति अलॉन्ग विद द हस्बैंड वॉज मैंडेटरी, आवश्यक होती थी। धार्मिक कार्यों के लिए पत्नी की उपस्थिति पति के साथ अनिवार्य होती थी। वुमेन्स वर एजुकेटेड, और महिलाएं कैसी होती थी, शिक्षित होती थी।
वेल सिस्टम वॉज नॉट प्रिवलेंट, पर्दा प्रथा उस समय प्रचलन में नहीं थी। वेल सिस्टम एट दिस टाइम 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेस वर प्रिवलेंट, उस समय 8 प्रकार के विवाह प्रचलन में हुआ करते थे। द प्रैक्टिस ऑफ स्वयंवर वॉज देयर, उस समय स्वयंवर की प्रथा का भी प्रचलन हुआ करता था। मुद्रावशक्ति, करना, अंबास्था, पार्श्वा वर द मिक्स्ड कास्ट ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, ये कुछ मिश्रित जातियां थी जो गुप्ता पीरियड के दौरान विद्यमान थी। कायस्थ वॉज अ सेक्शन क्लास ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, जो कायस्थ हुआ करते थे ये गुप्ता पीरियड में एक क्या था, वर्ग था। बट लेटर इन इमर्ज इन द फॉर्म ऑफ कास्ट, लेकिन बाद में एक जाति के रूप में बट गया। वुमेन हैव बीन डिपिक्टेड आइडली इन लिटरेचर ऑफ गुप्ता पीरियड, गुप्ता साहित्य में जो वुमेन्स हैं उनको एक आदर्श माना गया है, आइडियल माना गया है। इन केस ऑफ नॉट हैविंग अ सन, द वाइफ हैड अ प्राइमरी राइट टू हर हस्बैंड्स प्रॉपर्टी, अगर किसी स्त्री को, किसी महिला को पुत्र नहीं होता था फिर भी उसको हस्बैंड की प्रॉपर्टी में अधिकार होता था। नेक्स्ट वन इज वर्धन डायनेस्टी। वर्धन डायनेस्टी, दिस डायनेस्टी बिगेन इन 6th century AD near थानेसर विद पुष्यभूति who was devoted worshipper of शिवा। इसकी शुरुआत 6th century में थानेश्वर से हुई, पुष्यभूति के साथ who was a devotee worshipper of शिवा, और जो किसका उपासक था, शिव का। 3 kings were born in this dynasty। इस डायनेस्टी में 3 राजा हुए हैं, प्रभाकर वर्धन, राजवर्धन एंड हर्षवर्धन। आफ्टर द डेथ ऑफ प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद हिज एल्डर सन राजवर्धन असेंडेड द थ्रोन, उसका जो बड़ा पुत्र था राजवर्धन वो राजा बना। बट शॉर्टली आफ्टर हिज कोरोनेशन, लेकिन जल्दी ही उसके राजाभिषेक के बाद ही वॉज टू इंगेज इन सेवरल बैटल्स, वो बहुत सारे युद्ध में उलझ गए, मीन्स उनको बहुत सारे युद्ध लड़ने पड़े। एंड वॉज असैसिनेटेड बाई गौर रूलर शशांका इन 606 AD। आफ्टर दिस हिज यंगर ब्रदर हर्षवर्धन, उनके बाद जो उनका छोटा भाई हर्षवर्धन था वो राजा बना। 606 AD to 47 AD became the ruler who ruled for 40 years and expanded his empire। और उन्होंने लगभग 40 सालों तक शासन किया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। He did not have any children, उनकी कोई भी संतान नहीं थी। So पुष्यभीतु डायनेस्टी ended with his demise, इसलिए जो पुष्यभीतु वंश या वर्धन वंश था उसका अंत हो गया। सिचुएशन वॉज एक्सट्रीमली क्रिटिकल एट द टाइम हर्षा असेंडेड द थ्रोन, जिस समय हर्षवर्धन राजा बने उस समय जो चुनौतियां थी, स्थिति थी, वो बहुत ही संकटपूर्ण थी, एक्सट्रीमली क्रिटिकल। गौ रूलर शशांक हैड असैसिनेटेड हिज एल्डर ब्रदर राजवर्धन, जो गौर बंगाल के शासक हुआ करते थे, बंगाल का शासक था, उसने उनके बड़े भाई राजवर्धन की हत्या कर दी। यंगर सिस्टर राजश्री वेंट अवे टू द अननोन प्लेस, और उनकी जो छोटी बहन थी राजश्री वो किसी अज्ञात स्थान पे चली गई टू सेव हर लाइफ, अपने जीवन को बचाने के लिए। सून हर्षवर्धन वाज सक्सेसफुल इन फाइंडिंग द वेयर अबाउट ऑफ हिज सिस्टर, जल्दी ही हर्षवर्धन ने अपनी बहन को ढूंढ लिया जहां वो छिपी हुई थी। ही इंटर्ड into an alliance with King Bhaskar Burman of Kamrup and sent a large army against शशांक। और उन्होंने जो कामरूप का राजा था, कौन, भास्कर बर्मन, उससे एक संधि कर ली, एक एलियंस कर ली और शशांका के खिलाफ एक बहुत बड़ी सेना भेजी। दो साउथ
His armies were forced to return from the bank of the river Narmada around 620 AD by King पुलाकेशिन द्वितीय। यद्यपि जो उन्होंने आर्मी भेजी थी उसको पुलाकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के किनारे से ही खदेड़ दिया, भगा दिया, या वापस आना पड़ा 620 AD में। The boundaries of Harsha Empire extend from snow-laden mountains in the north till the banks of river Narmada in the south. उनका जो साम्राज्य है हर्ष का, उत्तर में जो स्नो-लाइडेड माउंटेन्स हैं, बर्फ से लदी हुई पहाड़ियाँ हैं, एंड साउथ में नर्मदा नदी के तट से, एंड इन द ईस्ट गंजन इन द ईस्ट एंड बल्लवी इन द वेस्ट, और पश्चिम में बल्लवी तक विस्तृत थी। ये उनका साम्राज्य था। कन्नौज वॉज द कैपिटल ऑफ हिज ह्यूज एम्पायर। इतने विशाल साम्राज्य की राजधानी कन्नौज हुआ करती थी। हर्षा टुक द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। हर्ष को एक टाइटल मिला, एक उपाधि मिली महाराजा धीराज की। ही वॉज वर्शिपर ऑफ शिवा एंड सन गॉड, और वो किसका पुजारी था? शिव और सूरज का। लेटर ही वॉज इंसलिन टुवर्ड्स महायाना बुद्धिज्म। बाद में जो उनका झुकाव है वो महायान बौद्ध की तरफ ज़्यादा हो गया था। पहले तो वो शिव और सूरज के उपासक थे, बाद में उनका झुकाव है महायान बुद्धिस्ट की तरफ हो गया। वंस इन एवरी 5 ईयर, 5 सालों में एक बार, he used to organize a large ceremony of the confluence of river गंगा and यमुना। 5 सालों में एक बार जहाँ गंगा और यमुना का संगम होता है, वहाँ एक आयोजन करते थे, एक सेरेमनी आयोजन करते थे। एंड परफॉर्म चैरिटी एंड अदर वर्क्स पब्लिक वेलफेयर, और वहाँ क्या करते थे? वो दान देते थे और लोगों के कल्याण के लिए दूसरे कार्य करते थे। द चाइनीज ट्रेवलर हुआन त्शैंग आल्सो अटेंडेड द 6th सेरेमनी ऑफ दिस काइंड। और चीनी यात्री हुआन त्शैंग भी इस प्रकार की सेरेमनी में, जो छठी उन्होंने सेरेमनी की, इसमें शामिल हुआ। सो दिस इज ऑल अबाउट हर्षवर्धन।